हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं ग्रेड अप कॉम्पिटेटिव क्लास से अरुण सर। तो आप लोग फटाफट लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे। जो आज का मास्टरी से आपका करंट अफेयर विथ स्टडी जीके स्टडीज रसगुल्ले मिलेंगे। तो फटाफट लाइव में जुड़ जाएंगे आप लोग। शेयर कर दें, क्लास स्टार्ट हो गया। जो ग्रेड अप कॉम्पिटेटिव क्लासेस की ओर से आपको सुबह 7 बजे दिया जाता है। और फटाफट लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेड अप कॉम्पिटेटिव क्लासेस पर जो नए जुड़ेंगे वो सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आपका नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो जल्दी से आ जाएंगे फटाफट सभी को। जी मास्ट सवाल बनाया गया है, सभी सवाल जी जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक क्लास को छोड़ेंगे नहीं, तो शुरू से अंत तक बने रहेंगे। इसी तरह जी बने रहेंगे शुरू से अंत तक। सभी मोस्ट सवाल है और आपके जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाले हैं उसको देखते हुए बनाया गया है, उस पर आधारित बनाया गया है। जो आपके एनटीपीसी एग्जाम में टपकेगा छपेगा, जी बिल्कुल बने रहेंगे शुरू से अंत तक। और सभी एग्जाम के लिए एनटीपीसी आपका बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, एसएससी सभी एग्जाम के लिए मोस्ट क्वेश्चन है। तो शुरू से अंत तक बने रहेंगे कलम और कॉपी के साथ। तो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल क्या बोलता है? जी बढ़िया सवाल है, सभी मोस्ट है, तो शुरू से अंत तक बने रहेंगे, जाएं कहीं नहीं आप लोग। जी बिल्कुल। तो आज का पहला सवाल क्या बोलता है? आज का पहला सवाल बोलता है कि पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या होती है। ये सवाल आपका है। पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या जो होती है कितनी होती है, ये आपका सवाल है। जल्दी से बता दें, बताया हुआ आपका बिल्कुल। तो याद रखें, पृथ्वी पर कुल अक्षांश जो रेखाओं की होती है वो 181 होती है। जी बिल्कुल याद रखें, 181 होती है। बिल्कुल याद रखें, पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 181 होती है। बिल्कुल याद रखेंगे। और जी बिल्कुल याद रखेंगे, आपका दो अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी पूछे 111 किलोमीटर होता है। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी 111 किलोमीटर होती है। जी बिल्कुल, यहाँ पे याद रखें, अगर पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 180 मालूम है। अगर 180 जो होता है 90 उत्तरी अक्षांश, 90 आपका दक्षिणी अक्षांश, और एक जो विषुवत रेखा होता है यानी 181 होता है। अगर ऑप्शन मिलेगा आपको 180 और ऑप्शन मिलेगा 181, तो 181 मारेंगे बिल्कुल। और 181 ऑप्शन नहीं रहे तो 180 मार देंगे। और दोनों रहेगा तो दोनों में से 181 मारेंगे। पृथ्वी पर कुल अक्षांश संख्या पूछा तो बिल्कुल। और अक्षांश रेखाएं जो जो आपका समानांतर होती है, जी बिल्कुल याद रखें, जो आपका विषुवत रेखा के नज़दीक जो आपका यानी पूर्व से पश्चिम में खींची गई काल्पनिक रेखा को आपका अक्षांश रेखा बोलते हैं, जो विषुवत रेखा के समानांतर होती है। बिल्कुल इस तरह याद रखें। जो आपसे एग्जाम में पूछता है अक्षांश रेखाएं होती है, लंबवत होती है, समानांतर होती है, ऐसे आपके एग्जाम में पूछता है तो समानांतर मार देंगे। बिल्कुल याद रखें। तो दो अक्षांश रेखाओं की मध्य दूरी 111 किलोमीटर, ये क्लियर है आप बिल्कुल याद रखिए। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका दूसरे नंबर सवाल पर। दूसरा सवाल क्या बोलता है? दूसरा सवाल कि किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा स्पर्श करती है। एक सवाल छोटा आपका यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे सवाल क्या था? सवाल था कि आपका किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है, ये आपका सवाल है। म्यांमार यहाँ पे लिख लेंगे। किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार के साथ मतलब स्पर्श करती है, ये आपका सवाल है। तो इसको बढ़िया से सुधार लेंगे आप लोग भी, लिखेंगे नोट करेंगे तो आंसर होगा आपका अरुणाचल प्रदेश। बिल्कुल याद रखें, अरुणाचल प्रदेश राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। जी बिल्कुल याद रखें, म्यांमार, जो म्यांमार आपका उसके साथ सर्वाधिक सीमा लगने वाली राज्य कौन सी है, तो अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी भाग पर है। बिल्कुल याद रखें, अरुणाचल प्रदेश को नेफा नाम से बोलते हैं। नेफा के नाम से किस राज्य को बोलते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश। बिल्कुल, जो सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच पूछेगा कितने समय का अंतर है, लगभग 2 घंटे का अंतराल है आपका अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच, यानी 30 डिग्री का अंतराल है आपका। तो आपको मालूम है एक डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट, तो 30 डिग्री को पार करने में 30 का 20 से 120, यानी 2 घंटे का अंतराल है अरुणाचल प्रदेश और आपका गुजरात में। अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 5 बजे सूर्य उगता है तो गुजरात में 7 बजे सुबह सूर्य उगेगा। बिल्कुल, तो इस तरह याद रखें। और नेक्स्ट क्या पूछता है कि भारतीय राज्य यानी पश्चिम बंगाल की अधिकतम सीमा बांग्लादेश के से स्पर्श करती है। भारत का राज्य जो है पश्चिम बंगाल की अधिकतम सीमा बांग्लादेश से स्पर्श करती है।
और पाकिस्तान से भारत का अधिकतम सीमा राजस्थान राज्य से स्पर्श करती है, इस तरह याद रखेंगे। और नेपाल से भारत राज्य बिहार का अधिकतम सीमा स्पर्श करती है, तो इस तरह आप याद रखेंगे। और आपको मालूम होगा बिल्कुल जो भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा जो लगती है बांग्लादेश के साथ लगती है, बिल्कुल इस तरह याद रखें। और भारत से म्यांमार देश की जो 1643 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है, भारत से म्यांमार देश की आपका पूछिए लंबाई कितना है, तो 1643 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। चलते हैं नेक्स्ट आपका तीसरे नंबर सवाल पर। तीसरा सवाल क्या बोल रहा है, तुर्की किस मध्य के स्थित है, यानी कहने का मतलब जो तुर्की किन दो सागर के मध्य स्थित है, ये सवाल आपका है। तुर्की यानी टर्की जिसको बोलते हैं, किन दो मध्य के स्थित है, कौन सी सागर के मध्य स्थित है, ये आपका सवाल है। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर। तो आंसर याद है काला सागर, जी बिल्कुल याद रखें, काला सागर प्लस से याद रखेंगे आपका आंसर भूमध्य सागर, जी बिल्कुल याद रखें भूमध्य सागर। काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य आपका तुर्की स्थित है, यानी टर्की, बिल्कुल याद रखें। और तुर्की की राजधानी अंकारा, जी बिल्कुल। और तुर्की की मुद्रा लीरा, यानी टर्की की मुद्रा लीरा, यूरोप का मरीच बोलते हैं तुर्की को, बिल्कुल याद रखें। और तुर्की के वान झील सबसे लवणता वाली झील है, जिसके सर्वाधिक लवणता वाली झील पूछे वान झील, जो तुर्की में अवस्थित है, बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट आपका चौथे नंबर सवाल पर। चौथा सवाल क्या बोलता है, चौथा सवाल क्या बोल रहा है आपका कि किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की बैठक होती है, ये सवाल है। सवाल थोड़ा सा मिक्स प्रिंट यहाँ पे, किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की बैठक होती है, ये सवाल है। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर, जो संसद की जो बैठक होती है वो अनुच्छेद कितने के तहत बैठक होती है, तो अनुच्छेद 108, याद रखिए 108 अनुच्छेद में वर्णन किया गया है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जिसकी अध्यक्षता करता है आपका लोकसभा का स्पीकर, बिल्कुल याद रखें। और संसद की सदन की बैठक जो बुलाता है वो राष्ट्रपति बुलाता है, आहूत करता है राष्ट्रपति, बिल्कुल याद रखें। साधारण विधेयक पर गतिरोध होने पर राष्ट्रपति दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन बुलाए जा सकते हैं, बिल्कुल याद रखें। और संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता स्पीकर करते हैं, ये भी याद रखें। और संयुक्त अधिवेशन में सभापति जो होते हैं यानी उपराष्ट्रपति होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं, बिल्कुल। संयुक्त अधिवेशन में सभापति नहीं भाग लेते हैं। और संयुक्त अधिवेशन प्रथम बार 1961 में दहेज विरोध कानून को लेकर बुलाया गया था, जी मास्ट है, याद रखें। क्या सवाल पूछे आपसे कि संयुक्त अधिवेशन प्रथम बार दहेज निरोधक कानून को लेकर बुलाया गया था, प्रथम बार कब, तो 1961। बढ़िया सवाल है, मोस्ट सवाल है, याद रखेंगे। और आपको जी पूछे सवाल, साधारण विधेयक के प्रक्रिया से संबंधित कितने अनुच्छेद है, 107। अनुच्छेद 107 क्या बोलता है, साधारण विधेयक। और अनुच्छेद 110 क्या बोलता है, धन विधेयक की परिभाषा, जी धन विधेयक की परिभाषा मनी बिल जिसको बोलते हैं, 110। तो इस तरह पे एग्जाम में याद रख सकते हैं, बिल्कुल। अब तक 3 बार संसद के संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है, बिल्कुल अभी तक 3 बार संसद के संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है, जी बिल्कुल इस तरह याद रखें। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका 5वें नंबर सवाल पर। 5वां सवाल क्या बोलते हैं, वैश्विक तापमान शब्द का प्रयोग तापमान वृद्धि के लिए सर्वप्रथम किसने किया। वैश्विक तापमान शब्द का प्रयोग तापमान वृद्धि के लिए सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, ये सवाल आपका। थोड़ा सा यहाँ पे मिक्स प्रिंट हो रहा है आज, थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा। चलेंगे इधर, वैश्विक तापमान शब्द का प्रयोग तापमान वृद्धि के लिए सर्वप्रथम किसने किया, ये आपका सवाल है। तो आंसर दें जल्दी से फटाफट सभी को मिलकर, तो वालेस ब्रोकर, वालेस ब्रोकर ने सबसे पहले जो आपको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग शब्द का प्रयोग किया था, जो तापमान वृद्धि के लिए सर्वप्रथम किसने किया, वालेस ब्रोकर ने किया 1975 में, बिल्कुल याद रखें। वालेस स्मिथ ब्रोकर ने सर्वप्रथम 1975 में ग्लोबल वार्मिंग शब्द का प्रयोग किए थे, जी बिल्कुल इस तरह याद रखेंगे। और आपको पूछिए सवाल, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है CO2 गैस, बिल्कुल। और CO2 गैस का मुख्य स्रोत जीवाश्म ईंधन है, CO2 गैस का मुख्य स्रोत
जीवाश्म ईंधन है। और ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? तो CO2। बिल्कुल याद रखें। अगर आपसे पूछे ग्रीन हाउस प्रभाव की खोज किसने किया? तो जोसेफ फॉरियर। ग्रीन हाउस प्रभाव की खोज किसने किया? तो 1824 में तो जोसेफ फॉरियर द्वारा किया गया था। तो इस तरह पे याद रखें, मोस्ट है, बढ़िया सवाल है जी बिल्कुल। एक सवाल और याद रखें, मोस्ट बढ़िया, जलवायु विज्ञान का पितामह किसको बोलते हैं? जी बिल्कुल, जलवायु विज्ञान के पितामह के रूप में किसे जाना जाता था? तो वालेस स्मिथ ब्रेकर। जी बिल्कुल याद रखें, वालेस स्मिथ ब्रेकर जो आपका जलवायु विज्ञान के पितामह के रूप में जाना जाता था। चलते नेक्स्ट आपका छठे नंबर सवाल पर। छठा सवाल क्या बोला कि भारतीय रेलवे की घोषणा के अनुसार किस देश के साथ पहली बौद्ध सर्किट ट्रेन चलाई गई? ये आपका सवाल है कि भारतीय रेलवे के घोषणा के अनुसार किस देश के साथ पहली बौद्ध सर्किट ट्रेन चलाई गई? ये आपका सवाल है। तो आंसर होगा आपका, जल्दी से बता देंगे फटाफट। तो आपका आंसर होगा नेपाल के साथ। जी बिल्कुल याद रखें, नेपाल के साथ जो भारतीय रेलवे की घोषणा के अनुसार पहली बौद्ध सर्किट ट्रेन चलाई गई। जी बिल्कुल याद रखें। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि पहली बौद्ध सर्किट ट्रेन कब चलाई गई? तो 19 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2019 के बीच चलाई गई। 19 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2019 के बीच चलाई गई आपका प्रथम बौद्ध सर्किट ट्रेन। जी बिल्कुल बढ़िया है सवाल। और भारतीय रेलवे की घोषणा के अनुसार नेपाल देश के साथ पहली बौद्ध सर्किट ट्रेन चलाई गई, ये भी याद रखिए। और आपको मालूम है किसके द्वारा जो बौद्ध सर्किट ट्रेन चलाई गई? तो IRCTC के द्वारा चलाया गया प्रथम बौद्ध सर्किट ट्रेन। जी बिल्कुल याद रखें। और अगर आपसे एग्जाम में पूछे IRCTC का पूर्ण रूप क्या होता है, ये एग्जाम में आता रहता है, तो याद रखें IRCTC का पूर्ण रूप क्या होता है? तो याद रखेंगे इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। जी बिल्कुल, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। तो इस तरह याद रख सकते हैं यहाँ पे IRCTC का पूर्ण रूप होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका 7वें नंबर सवाल पर। और नेपाल का राष्ट्रीय पशु पूछा है गाय, बिल्कुल याद रखें। नेक्स्ट क्या है कि अगस्त प्रस्ताव की घोषणा किस वायु द्वारा लाया गया? ये सवाल है, अगस्त प्रस्ताव की घोषणा किस वायु के द्वारा लाया गया? ये आपका सवाल है। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दें, और जो अभी तक लाइक नहीं किए लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। क्लास स्टार्ट हो गया। जो मोस्ट करंट अफेयर विथ स्टडी GK मिलेगा आपको, जो सभी एग्जाम के लिए मोस्ट है, जो NTPC, रेलवे ग्रुप D, SSC, बिहार पुलिस भी आपका बिहार दरोगा, सभी एग्जाम के लिए बनाया गया मोस्ट है, बढ़िया सवाल है। तो अगस्त प्रस्ताव की घोषणा किस वायु द्वारा लाया गया? ये आपका सवाल है। तो लॉर्ड लिनेथिगो। जी बिल्कुल याद रखें, लॉर्ड लिनेथिगो के द्वारा अगस्त प्रस्ताव जो लाया गया था। और अगस्त प्रस्ताव सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कब हुआ? 8 अगस्त 1940 को हुआ था। जी बिल्कुल याद रखें, अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940। अगस्त क्रांति कहेगा तो 1942। जी बिल्कुल, 9 अगस्त 1942। अगस्त क्रांति कहेगा तो 1942। और अगस्त प्रस्ताव तो 8 अगस्त 1940। जो बिल्कुल याद रखें, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए अगस्त प्रस्ताव लाया गया था। जी बिल्कुल, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए अगस्त प्रस्ताव लाया गया था, बिल्कुल याद रखें। और कांग्रेस पार्टी ने अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया था। जी बिल्कुल याद रखें। जी कांग्रेस पार्टी जो कहा था, कांग्रेस पार्टी ने अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया था। और व्यक्तिगत सत्याग्रह पूछे आपसे तो 1940, बिल्कुल याद रखें, जो आपका महात्मा गांधी के द्वारा। जी बिल्कुल याद रखें। और अगस्त क्रांति मैंने बता दिया कब? 8 अगस्त 1942, जो गांधी जी ने ग्वालियर टैंक से घोषणा किया था। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका 8वें नंबर सवाल पर। जी बढ़िया सवाल है, मोस्ट सवाल है, तो शुरू से अंत तक बने रहेंगे। नेक्स्ट क्या आपका 8वां सवाल कि काकोरी षड्यंत्र की घटना से कब घटी? ये सवाल है, काकोरी षड्यंत्र की घटना कब घटी? ये आपका सवाल है। थोड़ा सा ज़्यादा मिक्स प्रिंट हुआ है, जल्दीबाजी में ऐसे हुआ, तो आप लोग घबराएंगे नहीं दोस्तों।
जल्दी से बता देंगे आंसर फटाफट। काकोरी षड्यंत्र की घटना कब घटी, ये आपका सवाल है। तो याद रखें 9 अगस्त 1925, बिल्कुल याद रखें 9 अगस्त 1925 को आपका काकोरी षड्यंत्र की घटना घटी थी। जी बढ़िया सवाल है, मोस्ट है, याद रखें। और का जी यहाँ पे याद रखेंगे आपका सवाल पूछेगा कि काकोरी षड्यंत्र से काकोरी षड्यंत्री घटना से संबंधित जो व्यक्ति हैं, 4 क्रांतिकारियों को फांसी दिया गया था, जो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह, जो 4 व्यक्तियों को फांसी दिया गया था काकोरी षड्यंत्र की घटना में। बिल्कुल याद रखें। जो पूछता है सवाल कि कौन सी व्यक्ति सम्मिलित नहीं है, ऐसे पूछ देता है कभी एग्जाम में कि काकोरी षड्यंत्र की घटना से कौन सी व्यक्ति संबंधित नहीं है, इस तरह ऐसे आपके एग्जाम में पूछता है। तो जो संबंधित हैं उनको याद रखें, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह। जी बिल्कुल है, जो 9 अगस्त 1925 को हुआ था काकोरी षड्यंत्र। जो आपको मालूम होगा, जो रेलगाड़ी जो आपका सरकारी खजाना सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रहा था, जिसमें काकोरी नामक स्टेशन पर लूट लिया गया और उसमें आपको मालूम होगा कि राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था कि मैं राज के पतन की इच्छा करता हूं। जी बिल्कुल, अगर आपसे एग्जाम में पूछे मैं राज के पतन की इच्छा करता हूं, किसने कहा, तो राम प्रसाद बिस्मिल जी। और पहले मुसलमान क्रांतिकारी कौन था जो फांसी के तख्ते पर लटक गया था, तो अशफाक उल्लाह खां। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका 9वें नंबर सवाल पर। जी बढ़िया सवाल सभी मोस्ट है, तो शुरू से अंत तक बने रहेंगे। 9वां सवाल, किस स्थान पर सप्त पैगोडा स्थित है, ये आपका सवाल है। तो जल्दी से बता देंगे कौन सी जगह, तो महाबलीपुरम। जी बिल्कुल याद रखें, ये सवाल हमेशा टपकता है, छपता है, महाबलीपुरम। याद रखेंगे महाबलीपुरम स्थान पर सप्त पैगोडा स्थित है, यानी 7 पैगोडा का मंदिर अवस्थित है। जी बिल्कुल, जो सप्त पैगोडा यानी रथ मंदिर को दिया गया नाम है। बिल्कुल याद रखें, रथ मंदिर में 8 मंदिर है। बिल्कुल, रथ मंदिर में 8 मंदिर है। इसे तट मंदिर भी नाम से जाना जाता है, यानी 7 पैगोडा को तट मंदिर नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल याद रखें। और आपसे पूछे रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, नरसिंह वर्मन प्रथम। रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, नरसिंह वर्मन प्रथम। जी बिल्कुल। और आपसे एग्जाम में पूछा था ब्लैक पैगोडा के नाम से किसको बोलते हैं, तो सूर्य मंदिर है जो कोणार्क है, ब्लैक पैगोडा। व्हाइट पैगोडा पूछेगा तो आपका जगन्नाथ मंदिर। व्हाइट पैगोडा जगन्नाथ मंदिर जो पुरी में स्थित है। बिल्कुल याद रखें, जहाँ पे रथ यात्रा उत्सव मनाया जाता है, पुरी में जगन्नाथ मंदिर में ही आपको रथ यात्रा उत्सव मनाया जाता है। जी। और आपसे पूछे कांचीपुरम पल्लव वंश की राजधानी जी थी। बिल्कुल याद रखें, पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी, तो कांचीपुरम। जी बिल्कुल, इस तरह याद रखें। और एक सवाल और पूछे, कांची में कैलाश मंदिर है उसको किसने बनवाया, कांची में कैलाश मंदिर है उसको किसने बनवाया, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनाया। बिल्कुल इस तरह याद रखें। तो चलते हैं नेक्स्ट 10वें नंबर सवाल पर। जी बने रहेंगे शुरू से अंत तक। आज का मोस्ट सवाल सभी जो 30 मिलेगा करंट अफेयर विथ स्टडी जी के, जी जो आपको मिल रहा है, तो आपको एग्जाम में टपकेगा, छपेगा। जी बिल्कुल, शुरू से अंत तक बने रहेंगे और शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। क्लास स्टार्ट है और हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेडअप कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर जो नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आपका नोटिफिकेशन मिलते रहे। जी जब तक आप 1000 पूरे सब्सक्राइबर नहीं हो पाता है, जब तक आपका MCQ ग्रुप पे नहीं मिलेगा जो करंट अफेयर और स्ट्रेटजी के जो फुल एक्सप्लेन के साथ चलेगा, जब सीधे 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद। और आपका अभी जो 1 लाइनर के रूप में हम दे रहे हैं डेली आपको, तो ये भी मोस्ट है। और चलते नेक्स्ट 10वें नंबर सवाल पर। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP निर्धारण संबंधी संतुति करता है, ये सवाल है। सवाल आपका कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको MSP बोलते हैं, निर्धारण संबंधी संतुति जो है ये संबंधित है किससे, तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करती है। कौन करती है संतुति, तो कृषि लागत याद रखें, कृषि लागत और आपका मूल्य आयोग करती है, और मूल्य आयोग करती है। जी बिल्कुल याद रखें। इस तरह जो सवाल पूछा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संतुति कौन करती है, तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करती है। तो इस तरह याद रखें। जो आपको मालूम है कि कृषि मूल्य आयोग की गठन कब किया गया, तो 1965। कृषि मूल्य आयोग की गठन कब किया गया, तो 1965। बिल्कुल याद रखेंगे। इस तरह जो आपको मालूम होगा
अगर पूछ दिया आपसे एग्जाम में, बिल्कुल याद रखें, क्या बोलते हैं, APC का पूर्ण रूप पूछिए आपसे सवाल। APC का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन आपको होता है, APC का पूर्ण रूप होता है, जो 1965 में गठित किया गया था, कृषि मूल्य आयोग, जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका 16वें नंबर सवाल पर, सॉरी 11वें नंबर सवाल पर। 11वां सवाल क्या बोलता है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड 2018 किसे दिया गया? ये आपका सवाल है, तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। जी नेक्स्ट क्या बोलता है, दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया? ये आपका सवाल है। सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहब फाल्के अवार्ड, जी बिल्कुल याद रखेंगे, जो आपका एग्जाम में टपकता है, छपता है, बिल्कुल याद रखें। तो जल्दी से आंसर दे देंगे फटाफट सभी को मिलकर। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2018 किसको दिया गया? तो अमिताभ बच्चन, जी बिल्कुल याद रखें, अमिताभ बच्चन को दिया गया आपका दादा साहब फाल्के अवार्ड, जी बिल्कुल याद रखें। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका 12वें नंबर सवाल पर। 12वां सवाल क्या बोलता है कि हाल ही में विश्व बैंक की नई मुख्य अर्थशास्त्री किसे चुना गया है? ये सवाल आपका, हाल ही में विश्व बैंक की नई मुख्य अर्थशास्त्री किसे चुना गया है? ये आपका सवाल है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे हाल ही में जो विश्व बैंक नहीं, आपका पूछे IMF की जो मुख्य अर्थशास्त्री जो है वो गीता गोपीनाथ हैं, लेकिन ये सवाल आपका हाल ही में विश्व बैंक की नई मुख्य अर्थशास्त्री किसे चुना गया, ये आपका सवाल है। तो याद रखेंगे आंसर आपको होगा कार्मेन हेर्नहार्ट, जी बिल्कुल याद रखें, कार्मेन, जो कार्मेन होता है आपका रेन हार्ट होता है, बिल्कुल याद रखें। जो हाल में विश्व बैंक की नई मुख्य अर्थशास्त्री बनाया गया वो कार्मेन रेन हार्ट। और विश्व बैंक का मुख्यालय पूछिए तो आपका वाशिंगटन DC, जी बिल्कुल। और विश्व बैंक जो ब्रिटेन वुड सम्मेलन में स्थापना किया गया था 1944 में विश्व बैंक की। चलते नेक्स्ट आपका 13वें नंबर सवाल पर। 13वां सवाल की बजट 2020-21 के दौरान निर्विक योजना की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य क्या है? ये आपका सवाल है कि बजट 2020-21 के दौरान निर्विक योजना की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य क्या है? तो निर्यात को बढ़ावा देना, जी बिल्कुल याद रखें, निर्यात को बढ़ावा देना, निर्यात को बढ़ावा देना, ये आपका आंसर होगा, बिल्कुल याद रखेंगे। जो आपका बजट 2020-21 के दौरान, जी मास्ट बढ़िया सवाल। और बजट 2020-21 का पूछिए आपका सवाल कि कौन पेश किया? निर्मला सीतारमन, लगातार दूसरी बार पेश की, बिल्कुल याद रखें। बजट 2020-21 का बजट शब्द का अर्थ होता है चमड़े का थैला, और बजट का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। इसकी जगह पर वार्षिक वित्तीय वर्ष पूछेगा, अनुच्छेद 112, वार्षिक वित्तीय पूछिए आपका अनुच्छेद 112, यानी बजट हमारे संविधान में उल्लेख नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट, आपका चर्चा नहीं किया गया हमारे संविधान में बजट का, बजट का अर्थ होता है चमड़े का थैला। नेक्स्ट क्या आपका 14वें नंबर सवाल कि मार्च 2020 में माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण यह चर्चा में रहा, यह किस देश में स्थित है? ये आपका सवाल है कि मार्च 2020 में माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण यह चर्चा में रहा, यह किस देश में स्थित है? ये आपका सवाल है, जल्दी से बता देंगे सभी को, बिल्कुल। तो आंसर याद रखें इंडोनेशिया, जी बिल्कुल याद रखें इंडोनेशिया, जी इंडोनेशिया जो आपका में स्थित है मेरापी ज्वालामुखी, जो चर्चे में रहा, विस्फोट हुआ, बिल्कुल। इंडोनेशिया का राजधानी जकार्ता का प्राचीन नाम बटाविया, जी बिल्कुल, इंडोनेशिया हिंद महासागर में स्थित है, बिल्कुल इस तरह याद रखें। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप पूछिए मेडागास्कर, जी बिल्कुल याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट आपका 15वें नंबर सवाल पर। 15वां सवाल क्या होगा कि मोह प्रतिभा किस राज्य में शुरू किया गया? ये आपका सवाल है, जी मोह प्रतिभा योजना है किस राज्य में शुरू किया गया? ये आपका सवाल है, जल्दी से बता देंगे फटाफट सभी को मिलकर। तो आपका आंसर होगा ओडिशा, जी बिल्कुल, ओडिशा याद रखेंगे,
जोमो प्रतिभा कार्यक्रम शुरू किया कौन सी राज्य? तो उड़ीसा। किसके साथ मिलकर किया? तो यूनिसेफ के साथ मिलकर। जी, यूनिसेफ के साथ मिलकर ऑनलाइन प्रतियोगिता कार्यक्रम मो प्रतिभा शुरू किया है, वो उड़ीसा किया है। बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट आपका 16वें नंबर सवाल पर। जी मोस्ट है सवाल सभी, तो शुरू से अंत तक बने रहेंगे, बीच में जाए कहीं नहीं आप लोग। जी बिल्कुल। और उड़ीसा का मुख्यमंत्री पूछे आपसे गणेशी, उड़ीसा का मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, उड़ीसा का राज्यपाल गणेशी लाल। जी बिल्कुल। भितरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा। जी बिल्कुल। सोनल मानसी पूछिए आपसे, सोनल मानसी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो उड़ीसी से संबंधित है। बिल्कुल। 16वां सवाल, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का थीम क्या है? ये आपका सवाल है। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का थीम क्या है? तो याद रखेंगे प्रकृति के लिए समय। बिल्कुल याद रखें, प्रकृति के लिए समय याद रखेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का थीम प्रकृति के लिए समय, यानी विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, बिल्कुल याद रखें। सॉरी, विश्व पर्यावरण दिवस पूछिए, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस जो अधिनियम 1972, बिल्कुल याद रखें। विश्व पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पूछिए 1972। अब पहली बार जो मनाया गया था 5 जून 1974 से पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट आपका 17वें नंबर सवाल पर। 17वां सवाल की वर्ष 2020 का चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? ये आपका सवाल है। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर कि वर्ष 2020 का चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया, ये आपका सवाल है। तो आपका आंसर होगा बिल्कुल माइक हटन, हार्वे जे अल्टर, और आपका होगा चार्ल्स एम राइस। बिल्कुल याद रखें, माइक हटन जो बताया गया पहले भी लिखा हुआ था, माइक हटन और हार्वे जे अल्टर और चार्ल्स एम राइस। याद रखें, 3 व्यक्ति के नाम फिर से मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ। वर्ष 2020 का चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पूछेगा तो आंसर याद रखें आपका माइक हार्टन, हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस। 3 व्यक्ति को दिया गया चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020। जो आप पूछिए नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में? तो 6 क्षेत्रों में। छठा पुरस्कार तो अर्थशास्त्र पुरस्कार, याद रखें, जो 1969 से शुरू हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट आपका 18वें नंबर सवाल पर। 18वां सवाल क्या बोलता है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने हाल ही में किसे 2019 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? ये आपका सवाल है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने हाल ही में किसे 2019 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? ये सवाल आपका जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। जी बढ़िया सवाल, मोस्ट सवाल। तो आप आंसर याद रखें पुलेला गोपीचंद। जी बिल्कुल, गोपीचंद को आपका दिया गया, पुलेला गोपीचंद को दिया गया जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा 2019 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जी बिल्कुल, पुलेला गोपीचंद जो बैडमिंटन से संबंधित है। बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसान है। याद रखें, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बॉक्स। जी बिल्कुल याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट आपका 19वें नंबर सवाल पर। सवाल है कि अम्फान तूफान से प्रभावित किया गया राज्य कौन कौन है? ये आपका सवाल है। अम्फान तूफान से प्रभावित किया गया राज्य कौन सी है? ये आपका सवाल है। तो याद रखें वेस्ट बंगाल, आपका उड़ीसा और आपका तमिलनाडु। जी बिल्कुल याद रखें तमिलनाडु। यानी अब अम्फान तूफान से प्रभावित जो आपका किया गया राज्य है वो वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है और आपका तमिलनाडु है। जी बिल्कुल याद रखें, जो बंगाल खाड़ी से उठा था आपका साइक्लोन अम्फान तूफान। जी बिल्कुल, जो थाईलैंड के द्वारा नाम दिया गया था। बिल्कुल याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट आपका 20वें नंबर सवाल पर। 20वां सवाल, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का शुभंकर क्या है? ये आपका सवाल है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का शुभंकर क्या है? तो जय और विजय। बिल्कुल याद रखें, जय और विजय याद रखेंगे। जो आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का शुभंकर, जी बिल्कुल, जय और विजय
जो गुवाहाटी में हुआ आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स 23 का तीसरा संस्करण गुवाहाटी असम में, और चौथा हुआ हरियाणा के पंचकुला में 2021 में होगा। बिल्कुल, चलते हैं नेक्स्ट आपका 21वें नंबर सवाल पर। 21वां सवाल, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2020 का थीम है। ये आपका सवाल है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में जो आपको मनाया जाता है 21 सितंबर को मनाया जाता है। बिल्कुल याद रखें, 21 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। इसका थीम क्या है? तो शेपिंग पीस टुगेदर। जी बिल्कुल याद रखें, शेपिंग पीस टुगेदर याद रखेंगे। शेपिंग पीस टुगेदर 2020 का अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का थीम है। बिल्कुल, जो 21 सितंबर को मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट 22वें नंबर सवाल पर। जी बन रहेंगे शुरू से अंत तक इसी तरह, और अभी तक जो लाइक नहीं किए लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट है, और हमारे यूट्यूब चैनल गेटअप कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर नए जुड़े और सब्सक्राइब कर देंगे। जी बिल्कुल, नेक्स्ट क्या सवाल बोलता है कि सर्च लाइट का प्रवर्तक होता है। सर्च लाइट का प्रवर्तक होता है, यानी सर्च लाइट में जो होता है आपका कौन सी दर्पण होता है, ये आपका सवाल है। जल्दी से बता देंगे फटाफट सभी को मिलकर। सर्च लाइट गाड़ी के हेडलाइट में, यानी सर्च लाइट में प्रवर्तन जो होता है, प्रवर्तक होता है, कौन सी होता है, कौन सी दर्पण होता है, ये आपका सवाल है। तो याद रखें, अवतल दर्पण। जी बिल्कुल, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है आपका सर्च लाइट। जी बिल्कुल, और गाड़ी के जो आपको पीछे देखने के लिए जो उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है, बिल्कुल याद रखें इस तरह। और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं। जी कभी ऑप्शन देता है अभिसारी, बिल्कुल याद रखें। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, क्योंकि यह अंततः से आने वाली किरणों को सिकोड़ता है। क्योंकि यह अंततः से आने वाली किरणों को सिकोड़ता है। बिल्कुल, गाड़ी के हेडलाइट में पूछे अवतल दर्पण, और बड़ी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने के काम में भी आता है। अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने के लिए बिल्कुल आँख नाक कान डॉक्टर जो इस्तेमाल करता है, तो अवतल दर्पण आँख नाक के डॉक्टर का द्वारा भी उपयोग किया जाता है, और सोलर कुकर में भी प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण। जी बिल्कुल याद रखें। और जस्ट मैंने बताया, अगर आपसे पूछे कि जो सड़क में लगे परावर्तक लैंप जो होता है उसमें उत्तल दर्पण होता है। सड़क में लगे परावर्तक लैंपों में कौन सी दर्पण? उत्तल दर्पण। और गाड़ी के जो आपको मालूम होगा ट्रक चालकों या मोटर कारों में चालक के बगल में जो रहता है पृष्ठ, जो आपका पृष्ठ दृश्य देखने के लिए, तो उसमें आपका जो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल, चलते हैं नेक्स्ट आपका 23वें नंबर सवाल पर। 23वां सवाल क्या है कि पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने से गैस निकलती है। ये सवाल है, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने से कौन सी गैस निकलती है, ये आपका सवाल है। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर, फटाफट मस्ट है सभी सवाल। जी शुरू से अंत तक बना रहेंगे। जो एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी और आपका बिहार पुलिस जो एग्जाम होने वाला है, आपका बिहार दरोगा, सभी एग्जाम के लिए बनाया गया मस्ट। कहा गया है द्रव्य एक ही है लेकिन आकार अलग अलग होता है, तो वही उसी प्रकार है आपका जीके जीएस एक ही होता है, न कि आपको स्पेशल एनटीपीसी के लिए, न कि आपका स्पेशल आपका बिहार पुलिस के लिए। सभी एग्जाम में आपको काम देगा, मोस्ट है। जी बिल्कुल, तो पानी को ब्लीचिंग पाउडर्स में मिलाने से कौन सी गैस निकलती है? तो क्लोरीन याद रखेंगे। कौन सी गैस? क्लोरीन, बिल्कुल याद रखेंगे, क्लोरीन गैस निकलती है, बिल्कुल याद रखें। जो आपको मालूम होगा कि व्यंजक के रूप में सूती कपड़ों में क्लोरीन का प्रयोग भी क्लोरीन का प्रयोग भी किया जाता है। अगर आपसे पूछे कि रोगाणुनाशक के रूप में पेयजल में जो उपस्थित होता है रोगाणु को मतलब नष्ट करने के लिए क्लोरीन गैस का प्रयोग करते हैं, ये भी याद रखें, मोस्ट है। और क्लोरीन एक विषैला गैस है, बिल्कुल याद रखें। आपका क्लोरीन का निर्माण वेल्डन विधि या डिकन विधि, कैल्मर साल्वे विधि या नेल्सन सेल विधि आदि द्वारा किया जाता है। जी बिल्कुल याद रखें, क्लोरीन का निर्माण किस विधि द्वारा? तो वेल्डन विधि द्वारा या डिकन विधि द्वारा या नेल्सन सेल विधि द्वारा किया जाता है आपका क्लोरीन का निर्माण। और कौन सी गैस फूलों के रंग को उड़ा देती है? तो क्लोरीन। तो आप इस तरह याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट आपका 24वें नंबर सवाल पर। 24वां सवाल, चाकू से काटे जाने वाला धातु कौन सी है? चाकू से काटे जाने वाला धातु कौन सी है, ये आपका सवाल है। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। ये मोस्ट सवाल है, हमेशा पूछता है। जी बिल्कुल याद रखें, तो सोडियम आंसर होगा, सोडियम, बिल्कुल याद रखें।
चाकू से काटे जाने वाला जो धातु है आपका सोडियम, जो Na बोलते हैं संकेत इसका, Na संकेत है इसका, सोडियम का संकेत क्या है Na। सोडियम की परमाणु संख्या 11 और द्रव्यमान संख्या कुछ 23 होता है। और आपको मालूम है कि यानी कहने का मतलब कि सोडियम जो मुलायम होता है, बिल्कुल ये भी याद रखें, उस धातु का नाम सोडियम है जो आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। बिल्कुल याद रखें, सोडियम विद्युत का सुचालक होता है, ये भी याद रखें। और सोडियम धातु बेंजीन तथा ईथर में विलय होता है, यह विद्युत का सुचालक होता है सोडियम, बिल्कुल याद रखें। और सोडियम का अपेक्षिक घनत्व जो होता है 0.97 होता है। सोडियम का घनत्व पूछे आपसे कि 0.97 होता है, ये भी याद रखें। और नेक्स्ट क्या याद रखें कि द्रविड़ सोडियम का उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में ठंडक उत्पन्न करने में होता है। द्रविड़ सोडियम का उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में ठंडक उत्पन्न करने में होता है। और सबसे अधिक अक्रियशील धातु कौन सी है? सोना। सबसे अधिक अक्रियाशील धातु कौन सी है? तो सोना। और सबसे अधिक क्रियाशील धातु तो पोटेशियम, ये भी याद रखें, सवाल आते रहता है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु पूछे पोटेशियम, और सबसे अधिक अक्रियाशील धातु तो सोना। जी बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट आपका 25वें नंबर सवाल पर। 25वां सवाल क्या बोल रहा है कि संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? ये आपका सवाल है, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो आपको मालूम होगा द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। द्रव्यमान और वेग के रूप में आपका गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। जी बिल्कुल याद रखें, संवेग बराबर वेग गुना द्रव्यमान होता है, बिल्कुल याद रखें। संवेग बराबर वेग गुने द्रव्यमान होता है। संवेग एक सदिश राशि है, ये भी याद रखेंगे। और आपको जी बिल्कुल याद रखें, जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो इसका वेग बढ़ता है, और जिसमें उसका समय भी बढ़ता है। जी बिल्कुल। अगर जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो इसका वेग बढ़ता जाता है, जिसमें उसका संवेग भी बढ़ता जाता है। इस तरह आप याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट आपका 26वें नंबर सवाल पर। 26वां सवाल क्या है कि नकारात्मक त्वरण किस दिशा के विपरीत होता है? ये आपका सवाल है। नकारात्मक त्वरण जो होता है मतलब किस की दिशा के विपरीत होता है, ये आपका सवाल है। तो याद रखें, वेग की दिशा। जी बिल्कुल, वेग के दिशा के बराबर विपरीत होता है आपका नकारात्मक त्वरण। और आपको मालूम है किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं, बिल्कुल। और त्वरण बराबर जो होता है v माइनस ई बटा टी। त्वरण बराबर जो होता है v माइनस ई बटा टी। और त्वरण का ऐसे मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है त्वरण का ऐसे मात्रक, ये भी याद रखेंगे। और चलते हैं नेक्स्ट आपका, और त्वरण एक सदिश राशि है। यदि वेग परिणाम अगर जो यहाँ पे बोलता है कि यदि वेग का परिणाम घट रहा है तो त्वरण ऋणात्मक होता है, तब उसे मंदन भी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट आपका 27वें नंबर सवाल पर। 27वां सवाल क्या बोलता है कि चिट्टियों में अम्ल पाई जाती है, मतलब चिट्टी में कौन सी अम्ल पाई जाती है, ये आपका सवाल है। तो जल्दी से बता दें सभी को मिलकर फटाफट, जी चिट्टियों में कौन सी अम्ल पाया जाता है, ये आपका सवाल है। तो याद रखें फार्मिक अम्ल। जी ये हमेशा एग्जाम में पूछते रहता है, फार्मिक अम्ल। याद रखें चिट्टियों में कौन सी अम्ल होता है, तो फार्मिक अम्ल। बिल्कुल याद रखें अस्यद में कौन सी अम्ल होता है, तो मैलिक अम्ल। और कपड़े से जंग धब्बे को हटाने के लिए कौन सी एसिड का प्रयोग करते हैं, तो ऑक्जेलिक अम्ल। और सोडा वाटर में कौन सी अम्ल, तो कार्बोनिक अम्ल। बिल्कुल याद रखें सोडा वाटर या अन्य पेय पदार्थों में कौन सी एसिड पाया जाता है, तो कार्बोनिक अम्ल H2CO, जिसको बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट 28वें नंबर सवाल पर। 28वां सवाल, वीटो पावर कितने देशों के बीच है, ये आपका सवाल है। वीटो पावर कितने देशों के पास है, ये आपका सवाल है। तो याद रखें 5 देशों के पास आपका वीटो पावर है, बिल्कुल याद रखें। जो विरूफाचिया ट्रिक है, वीटो पावर कितने देशों के पास है, तो 5 देशों के पास आपका वीटो पावर
स्थित है? जो विरूफाचिया, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, चीन, अमेरिका। विरूफाचिया ट्रिक है, विरूफाचिया। तो ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, चीन, अमेरिका, 5 देश वीटो पावर का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल याद रखें, सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य होते हैं जो वीटो पावर का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट आपका 29वें नंबर सवाल पर। 29वां सवाल क्या बोल रहा है आपका, बोल रहा है 29वां सवाल कि रेड क्रॉस को कितने बार नोबेल शांति का पुरस्कार मिला है या दिया गया है, ये आपका सवाल है। रेड क्रॉस को कितने बार नोबेल शांति का पुरस्कार मिला है? तो 3 बार याद रखें, 1970, 1944, 1963। जी बिल्कुल याद रखें, नोबेल शांति का पुरस्कार रेड क्रॉस को कितने बार? 3 बार। तो पहली बार कब? 1917, दूसरी बार 44, तीसरी बार 1963। जी बिल्कुल। और नोबेल शांति का पुरस्कार आपको पूछिए नॉर्वे के ओस्लो में दिया जाता है। और आपसे क्या पूछा है? रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डोनाल्ड। रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। और रेड क्रॉस की स्थापना 1863। रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा, जो स्विट्जरलैंड में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट आपका 30वें नंबर सवाल पर, और लास्ट सवाल है 30वां सवाल। मृच्छकटिकम पुस्तक के लेखक कौन है? ये आपका सवाल है। मृच्छकटिकम पुस्तक के लेखक कौन है? तो शुद्रक। जी बिल्कुल। कौन लिखा? शुद्रक लिखा। याद रखें, माटी का खिलौना जिसको बोलते हैं, मिट्टी का खिलौना बोलते हैं मृच्छकटिकम, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है ये नाटक। बिल्कुल। मृच्छकटिकम पुस्तक के लेखक कौन है? तो शुद्रक। बिल्कुल याद रखें। तो आज का मोस्ट मिला आपको 30 जो करंट अफेयर विथ स्टेटिस रसगुल्ले मिला। तो कैसा लगा आज का रसगुल्ला जरूर बता देंगे आप लोग जल्दी से फटाफट सभी को मिलकर, और कमेंट बॉक्स में जरूर बता देंगे आज का मोस्ट सवाल कैसा लगा। जी अभी मैं 1 लाइनर के रूप में लेके आ रहा हूँ, और कुछ दिन यानी अगले महीने यानी आपका फरवरी नहीं मार्च से आपको एक MCQ के रूप में लेकर आऊँगा, जो ऑनलाइन सीधे क्लासेस चलेगा आपको। जी बिल्कुल। जो डिजिटल बोर्ड के माध्यम से वीडियो ऑनलाइन क्लासेस चलेगा। जब तक 1,000 पूरे सब्सक्राइबर नहीं हो पाता है तो आपका सीधा वीडियो जो आपको नहीं मिल पाएगा डिजिटल बोर्ड के माध्यम से। तो आप लोग जल्द से जल्द शेयर करें, सब्सक्राइब को बढ़ाएं, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। और अभी तक जो लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे, फटाफट जाते जाते लाइक कर देंगे सभी को मिलकर। तो कल फिर मिलेंगे, कल नहीं परसों मिलेंगे कल, क्योंकि कल आपका संडे है तो संडे को क्लास बंद रहती है। तो मंडे को फिर मिलेंगे आपका धमाका के साथ मिलेंगे, जो NTPC पर आधारित मिलेगा। सभी क्वेश्चन 30 मास्ट विथ स्टेटिस रसगुल्ले मिलेंगे, करंट अफेयर मिलेंगे। तो आप डेली बने रहेंगे सुबह में 7 बजे डेली। तो विदा लेता हूँ। आज का दिन मंगलमय हो आपके लिए आज का दिन मंगलमय हो। फूल जैसा खिलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। जी बिल्कुल। जहाँ रहिए वहाँ मुस्कुराते रहिए। तो विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय गढ़ कॉम्पिटिटिव क्लासेस, जय बिहार, कलम क्रांति जिंदाबाद।